बच्चों, आज से हम कक्षा 9 की दूसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, उसके बाद बहुपद के शून्यक, फिर इसमें जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा शेषफल प्रमेय, और उसके बाद आता है बहुपदों का गुणनखंड, और फिर आप पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। तो इतने टॉपिक आपको पूरे बहुपद में पढ़ना है। आज की क्लास बच्चों जो हमारी होगी वो होगी परिचय की क्लास। अगर आप बहुपद का परिचय ठीक से पढ़ लेते हैं तो बहुपद के आगे जो आपको चैप्टर आने वाले हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये चैप्टर बच्चों इन बहुपद का इंट्रोडक्शन चैप्टर होने वाला है, और इसमें थोड़ा हम बहुपद के बारे में जानेंगे। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुपद आपको ये मान लीजिए कि 9th क्लास में तो पढ़ना ही पढ़ना है, 10th में भी ये चैप्टर आपका बहुपद है, और फिर आगे आप 11th 12th में भी ये इसका यूज़ आपको आता रहेगा कहीं ना कहीं। अगर आप 9th क्लास में ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद का परिचय। बच्चों, इसमें जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है चर पद। बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चर पद क्या चीज़ होते हैं और अचर पद क्या होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चर पद क्या है। वह राशियाँ जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है वो चर पद कहलाते हैं या चर राशियाँ कहलाती हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ऐसे कोई भी पद जिनका मान गणितीय क्रिया में हम बदल सकें। तो जैसे हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, ये सारे टर्म, ये सारे पद जो हैं वो हमारे चर पद कहलाते हैं, क्योंकि हम x का मान बदल सकते हैं। यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रख दें, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे x की रख सकते हैं। y में भी हम यही सेम चीज़ कर सकते हैं, z में भी हम यही सेम चीज़ कर सकते हैं, a b c d में भी हम यही चीज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, गणित में इसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए हम इन्हें चर राशियाँ या चर पद कहते हैं। चर पद के बाद बच्चों आता है अचर पद। अचर पद होता है वह राशियां जिनका मान गणितीय क्रिया में नहीं बदला जा सकता, वो अचर पद कहलाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो कांस्टेंट हो, जिसका मान हम नहीं बदल सकते, जैसे कि कोई भी नंबर, मान लीजिए हम 1 लिख दें तो 1 हमेशा 1 ही रहेगा, कोई सी भी कंडीशन आ जाए ये बदला नहीं जा सकता। 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 10 लिख दें, तो ये सब हमारे अचर पद कहलाते हैं, क्योंकि इनका मान हम बदल नहीं सकते। तो चर पद और अचर पद बहुपद में इन्हीं का यूज होने वाला है, इसलिए इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। अब बच्चों चर पद और अचर पद के बाद एक आपको टर्म देखने को मिलेगा पद। पद क्या चीज होती है बच्चों? बहुपद में पद हम उसे कहते हैं यदि हम एक चर पद और एक अचर पद दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, उन दोनों को मिलाने से जो हमें प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका पद। और अभी पद को हम आगे ब्रीफ में और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, किसी भी अचर पद और चर पद का गुणा कर दें तो जो भी हमारा टर्म प्राप्त होगा उन्हें हम पद कहते हैं। तो ये संख्या कोई भी हो सकती है। यहाँ पे 3 गुणे हम x² लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 गुणे हम x की पावर 4 लिख सकते हैं। ये सब हमारा मिलाकर एक पद हुआ, जैसे 2x, 3x², 4x की पावर 4, ये सब हमारा पद हुआ, इन्हें हम पद कहते हैं। पद हमेशा अपने निशान के साथ लिखा जाएगा। अगर प्लस लगा होगा तो प्लस के साथ लिखा जाएगा, माइनस लगा होगा तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस निशान को जरूर याद रखें। प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि बहुपद हमारा क्या चीज होता है। बहुपद होता है एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और सभी पदों के चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है।
तो इसे अगर एग्जाम्पल हम लें बच्चों, ये क्या कह रहा है, एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी आप ऐसा पद लिख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x² प्लस 2x प्लस 3। एक या एक से अधिक पद हों और सभी पदों के चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। जो ये चर के ऊपर घात लगी हुई है ये एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई पद लिखा है तो वो बहुपद कहलाता है। बहुपद को हम दूसरे टर्म में ये बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा पद जिसमें हम एक अचर पद और एक चर पद का मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, और जो चर पद की ये घात है ये या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। इसे लिखने पर जो पद हमारे पास प्राप्त होगा वो कहलाएगा बहुपद। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 6। तो ये हमारा देखिए एक बहुपद है। ये कैसे बहुपद है, यहाँ पर देखिए मैंने एक अचर पद लिया, ये अचर पद है, और एक चर पद लिया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये एक पद बन गया। और चर पद की घात आप देखिए, यहाँ x⁴ है, यहाँ x³ है, यहाँ x² है। ये हमारा घटते हुए क्रम में है, इसलिए ये एक बहुपद है। और आप बहुपद की डिफिनीशन एक इस तरह भी डिफाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं कि हमारा कौन सा टर्म बहुपद नहीं होगा। अगर हमारी चर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये टर्म हमारा बहुपद नहीं हो सकता, बहुपद नहीं है। और बच्चों यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, अगर हमारा जो चर पद है उसके ऊपर कोई भी बटे में घात लगी हुई है, जैसे 2/3 है या 5/6 है, इस तरह की कोई घात लगी हुई है तो ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे चर पद के ऊपर कोई ऋणात्मक घात है, कोई भी घात ऋणात्मक लगी है तो वो टर्म भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है, इसे आप याद रखें। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन आपका जो पद लिखा है उसमें मिलती है तो वो पद आपका बहुपद नहीं होगा। अब बच्चों हम चलिए देखते हैं कि पदों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपका कोई बहुपद लिखा हुआ है तो उसमें हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पद है वो ये लिखा है, एक बहुपद के पद वह होते हैं जो केवल धनात्मक चिन्ह द्वारा संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसे आप देख लीजिए। ये एक बहुपद लिखा हुआ है 3x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 7। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने पद हैं। पद मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एक अचर पद और एक चर पद का गुणा कर देते हैं तो वो हमारा पद बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला पद क्या है, हमारा पहला पद है प्लस 3x⁴। आपको ये निशान जरूर याद रखना है, आपको ये निशान जरूर लगाना है अगर आप पदों की संख्या बता रहे हैं तो बहुपद में। और आपका यहाँ पे दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा हमारा माइनस 5x³। और हमारा इसी तरीके से तीसरा पद होगा, तीसरा पद होगा हमारा प्लस का 2x²। और हमारा चौथा पद हो गया यहाँ पे माइनस का 4x। और हमारा यहाँ पे पांचवा पद हो गया प्लस का 7। ये प्लस का 7 क्या है, यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। आगे टॉपिक में अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। यहाँ पर अभी आप सिर्फ इतना ही जाने कि ये आपका पांचवा पद है। अगर आपको किसी भी बहुपद में गुणांक निकालना हो तो वो आप कैसे करेंगे, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस
4x³ माइनस 7x² प्लस 2x माइनस 7। इसमें आपको गुणांक बताना है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप x की घात 4 का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर x की घात 4 का गुणांक +3 है। इसी तरह x³ का गुणांक +4 है। और x² का गुणांक -7 है। और x का गुणांक +2 है। और x⁻0 का गुणांक -7 है। बच्चों यहाँ पे मैंने x⁻0 क्यों लिखा? यहाँ पे आप देखिए 7 अकेला लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर गुणे हम x⁻0 लिख दें तो हमारी क्या ये वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि किसी की भी पावर हम 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x⁻0 का मतलब ये हुआ 1 हमारा यहाँ पे लिखा है, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा कीजिए तो उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अगर कभी भी आपसे कोई भी बहुपद में अगर पूछा जाए कि x⁻0 का गुणांक क्या है, आपका जो अचर पद लिखा रहे, अचर पद आपका उस बहुपद में जो लिखा रहे वही आपका x⁻0 का गुणांक होगा। तो अगर बच्चों आपको गुणांक पूछता है किसी भी बहुपद में तो आप इस तरीके से आप निकाल लीजिए उसे। अब हम आगे देखते हैं कि बहुपद में हमें 2-3 प्रकार के बहुपद देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो आता है, सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x²। इसमें देखिए एक पद है तो ये एक पदी बहुपद है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5x⁻7, ये भी हमारा एक पदी बहुपद है। यहाँ पे चर पद जो है x ही नहीं रहेगा, x की जगह कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ x लिख रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि यहाँ पे x ही चर पद रहेगा, x की जगह y a कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम अगर लिख दें 6y⁻6 तो ये भी हमारा एक पदी बहुपद है। ये हमारा y चर का एक बहुपद है, ये हमारा x चर का बहुपद था। और अगर हम लिख दें 7a⁵ तो ये भी हमारा एक पदी बहुपद है और ये a चर का एक बहुपद है। अब एक पदी बहुपद के बाद हमारा आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद बच्चों क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल इसका होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5x² + 2। तो बच्चों दो पदी बहुपद में हमेशा दो पद होंगे। एक पद हमारा ये हो गया, दूसरा पद हमारा ये हो गया। इसे हम और भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7x⁴ + 10x²। ये हमारा दो पदी बहुपद है। तो इस तरह के एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपका दो पदी बहुपद होगा। अब इसके बाद आपका आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में बच्चों क्या होता है कि आपका 3 पद होगा बहुपद में। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं तो आप 3 पद का कोई सा भी बहुपद लिख दीजिए, वो आपका सही होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x³ + 3x + 4। तो ये हमारा एक त्रिपदी बहुपद होगा। कुछ भी आप इसके जगह लिख सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 3 पद होना चाहिए। 3x⁴ - 2x + 7,
ये भी हमारा त्रिपदी बहुपद है। अब हमारा आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप जरूर याद रखें, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है x + 0, लेकिन इसके गुणांक x का गुणांक क्या है? 0। तो 0 में किसी का गुणा करते हैं 0 आता है, और इसे हम अगर आगे भी लिखेंगे तो ये 0 + 0, तो ये हमारा शून्य बहुपद है। कोई भी ऐसा बहुपद जिसके गुणांक, ये हो गया गुणांक, कोई भी ऐसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य है वो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे होता x⁵ गुणे 0, तो ये भी हमारा एक शून्य बहुपद होता। यहाँ होता x�7 गुणे 0, तो ये भी हमारा एक शून्य बहुपद होता। अब बच्चों, बहुपद के प्रकार के बाद हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी हमारे बहुपद के चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो सिंपल है, इसमें एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 7x⁴ - x² + 1। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है? किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला पद होगा, सबसे बड़े वाले पद के घातांक को, तो सबसे बड़े वाला पद हमारा x⁴ है, इसके घातांक को हम देखेंगे और बोलेंगे ये 4 घात का बहुपद है। ये कहेंगे हम 4 घात का बहुपद है। जो सबसे बड़ी वाली घात होगी उसे ही हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ और लिख के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5x⁹ - 4x⁷ प्लस 8x⁶ प्लस 8x - 2। तो यहाँ पर ये बहुपद कितने घात का बहुपद है? तो सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात यहाँ पे ये है 9। 9 यहाँ पे सबसे बड़ी घात है, इसलिए दिया हुआ बहुपद, इसलिए दिया हुआ बहुपद की घात 9 है। तो आपको कोई भी बहुपद दिया जाए और आपसे बोला जाए ये बहुपद कितने घात का बहुपद है, तो जो सबसे बड़ी घात रहेगी वो बहुपद उतने ही घात का बहुपद रहेगा। इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पे देख लेते हैं विभिन्न घातों के बहुपद। इसमें जो सबसे पहले आता है वो है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बच्चों क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक बहुपद लिखा है 7x - 10। तो यहाँ पर x की घात क्या है? x की घात यहाँ पे 1 है, इसलिए इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 2 है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी घात x की क्या है? सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसके बाद आपका आता है त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात 3 हो, सबसे बड़ी घात जो है वो 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, मतलब 3 घातों वाला बहुपद। उसके बाद आता है चतुर्थ घात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात मैक्सिमम घात 4 हो उसे हम कहेंगे चतुर्थ घात का बहुपद। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, मैक्सिमम घात इसकी 4 है, इसलिए इसे हम कहेंगे 4 चतुर्थ घात बहुपद। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है और कल हम बहुपद की प्रश्नावली 2 स्टार्ट करेंगे।
और उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे हम बहुपद में आगे बढ़ते हुए जाएंगे।